नंबर 13। सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। ड्यूटी पर नए नए ज्वाइन हुए होटल कर्मचारी को लगा कि उसे कस्टमर को खुश करने का मौका मिल रहा है। वो झट से उस मैडम के पीछे रूम में चला गया और मैडम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो था उस होटल का सबसे मनहूस कमरा, रूम नंबर 13। ये खौफनाक कहानी है लोनावला की। लोनावला की खूबसूरत वादियों में होटल अतिथि कुछ सालों पहले ही नया नया शुरू हुआ था। होटल में टोटल 20 रूम्स थे और सभी रूम्स हर सीजन में हमेशा एंगेज रहते थे। लेकिन होटल अतिथि में एक कमरा ऐसा भी था जिसमें बस एक बार एक ही कस्टमर गया और उसके बाद वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गया। वो था रूम नंबर 13। दुनिया की किसी भी होटल में रूम नंबर 13 नहीं देखा मैंने, क्योंकि 13 नंबर रूम अशुभ माना जाता है। मैंने सोचा मैं अलग करूंगा। मैंने अपने होटल में रूम नंबर 13 को जगह दे दी और वही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कितना गलत था मैं। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब रूम नंबर 13 की वजह से होटल अतिथि का नाम खराब नहीं होना चाहिए मैनेजर। डोंट वरी सर, हमने वो कमरा सर्विस में लाना कब का छोड़ दिया है। और तो और गेस्ट भी 13 नंबर रूम तो कभी मांगते ही नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी भूल गए हैं। आप भी भूल जाइए सर उस रूम नंबर 13 को। दरअसल होटल अतिथि का मालिक शुभ अशुभ जैसी बातें नहीं मानता था, इसीलिए होटल बनाते समय उसने होटल की बिल्डिंग में जानबूझकर रूम नंबर 13 रखा। लेकिन होटल शुरू होने के बाद होटल में आए किसी भी नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट ने रूम नंबर 13 को कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि 13 नंबर का आंकड़ा पूरी दुनिया में अशुभ माना जाता है और इसी कारण रूम नंबर 13 भी हमेशा खाली ही पड़ा रहता था। लेकिन एक साल पहले मेघा नाम की एक औरत अपने पति से झगड़ा करके लोनावला भाग आई और रहने के लिए उसने होटल अतिथि चुना। मैडम, सारे कमरे फुल है, बस रूम नंबर 13 छोड़कर। वो चलेगा आपको? हाँ, दे दो मुझे, चलेगा। ओके मैम, लोग 13 नंबर का कमरा शुभ नहीं मानते, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर लिया। प्लीज वेट, हम अभी वो कमरा आपके लिए रेडी कर देते हैं। और उस दिन से मेघा रूम नंबर 13 में रहने लगी। सुबह से लेकर शाम तक वो लोनावला घूमती और रात में होटल आकर रूम नंबर 13 में ठहरती। वो अपने पति से झगड़कर भाग आई थी। एक दिन उसका पति आया और मेघा को मना कर ले गया। लेकिन फिर दोनों के बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेघा उसी रात फिर से होटल लौट आई और दूसरे दिन सुबह होटल स्टाफ ने रूम नंबर 13 में पंखे से लटकी हुई उसकी लाश देखी। मेघा ने रूम नंबर 13 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद होटल मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और रूम नंबर 13 हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। उस घटना के बाद होटल के सभी कर्मचारी उस कमरे के सामने जाने से भी डरते थे। नाइट शिफ्ट वालों ने तो कमरे से आती हुई मेघा की रोने की आवाज भी सुनी थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने ठीक नहीं किया विशाल। मार दूंगी, सबको मार दूंगी। एक हफ्ते पहले एक रूम सर्विस वाला रूम नंबर 14 को सर्विस देकर आ रहा था। तब उसने रूम नंबर 13 के सामने बैठा रोता हुआ मेघा का भयानक भूत देख लिया। उसी दिन वो रूम सर्विस वाला भाग गया था और आज उसकी जगह पर एक नया रूम सर्वेंट आया, मुरारी नाम का। मुरारी, रूम नंबर 14 से बटर चिकन का ऑर्डर आया है, जा देकर आ। जी दीजिए, अभी गया और अभी आया। अबे आराम से जा। और सुन, तू नया है, रूम नंबर 13 के बारे में पता है ना तुझे? पता है, सब पता है मुझे। आप बस मुझे इतना बता दो, यहाँ टिप तो मिलती होगी ना? मैं पहले उस मन्नत में काम करता था, सब साले कंजूस लोग ही आते थे वहाँ। जा भाई, मेरा दिमाग मत खा। मुरारी बटर चिकन का ऑर्डर लेकर रूम नंबर 14 में पहुंचा।
कमरे में एक शादीशुदा कपल था। मुरारी को उन्होंने 500 रुपए टिप दी। मोटी टिप मिलने पर खुश हुआ मुरारी उछलता हुआ किचन की तरफ भाग ही रहा था कि तभी, सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। जी मैडम, अभी करता हूँ। मुरारी अंदर गया और रूम का दरवाजा बंद हो गया। वही था रूम नंबर 13। मैडम, मैडम कहाँ हो आप? कमाल है, अभी तो यही थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। मार दूंगी, सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। नजारा देखकर मुरारी की हालत बिगड़ गई। मेघा का भयानक भूत उसके सामने बेड पर बैठा था। वो धीरे धीरे मुरारी की तरफ बढ़ने लगा तो मुरारी के पसीने छूटने लगे। उस झगड़े की इतनी बड़ी सजा दे रहे थे विशाल तुम मुझको। मुझे पहाड़ से गिराकर धक्का देने वाले थे तुम। मैडम, मैं मुरारी। मैडम, मुझे डर लग रहा है। मैडम, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? देखो विशाल, अब मैं मर गई हूँ, फांसी लगा ली है मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी विशाल। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी विशाल, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। ऐसा कहकर चीखती हुई मेघा मुरारी पर झपट पड़ी और मुरारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन मेघा ने मुरारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से मुरारी का सीना पकड़ा और देखते ही देखते उसका सीना चीर दिया। इस प्रकार रूम नंबर 13 ने मेघा के हाथों से मुरारी को मारकर 1 साल बाद अपना दूसरा शिकार भी पा लिया था। चुड़ैल बनी दुल्हन। रंजन की उस दिन शादी हुई थी। उस रात रंजन छत पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। वो भी क्या दिन थे यार, कॉलेज के सारे दोस्त एक साथ मस्ती किया करते थे। रंजन की दुल्हन आती है। सुनिए, मुझे अकेले नीचे डर लग रहा है, आप कब तक आएंगे? माफ कीजिए भाभी, हम भूल गए थे कि हमारे दोस्त की शादी हो गई है। चल भाई रंजन, हम भी निकलते हैं। ठीक है, उन्हें भेज दीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। ये रंजन भी ना, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए कि भाभी के साथ? हम क्या, हम शुरू हो जाते हैं तो रुकते नहीं। तुम्हें तो भाभी का ख्याल रखना चाहिए ना। चलो भाई चलो, नीचे चलो, मुझे भी घर जाना है। दोस्त निकल जाते हैं और रंजन कमरे में आता है। दुल्हन खिड़की के पास बाहर नजर लगाए खड़ी थी। नाराज हो गई क्या? आज ही तो शादी हुई है हमारी, हमें इतनी जल्दी लौटने की आदत नहीं। रंजन दुल्हन के पीछे जाता है। कल की, अरे कुछ तो बोलो। रंजन दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर उसको घुमाता है तो उसका चेहरा देखकर रंजन के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? तुम कल की नहीं हो, तुम कल की नहीं हो, भूतनी हो तुम, भूतनी। हाँ, मैं भूतनी हूँ। धोखा, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो सकती। कल की कहाँ है जिससे मैं प्यार करता हूँ? मैं ही कल की हूँ। मतलब तुमने धोखे से मुझे अपने जाल में फंसाया, मुझसे प्यार का नाटक किया और आज यह रूप? मतलब कल की इंसान नहीं भूतनी है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊं? मैं भूतनी ही सही, पर तुम्हारी पत्नी हूँ। 7 जन्म निभाने का वादा किया है तुमने और पहली रात ही घर के बाहर निकल जाऊं? पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, क्या करूं? मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मेरी भूख मिटाओ। कैसी भूख? मैं तुम्हारे दोस्तों को खाना चाहती हूँ। यह क्या बक रही हो? वो दोस्त है मेरे। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी हर जरूरत पूरी करने की कसम खाई है तुमने, ईश्वर साक्ष। अब अगर भूख नहीं मिटाई
तो पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, मैं तो बड़े ही धर्म संकट में फंस गया। मैं अब सो रही हूँ, पूरी रात है तुम्हारे पास। सोच लो, अमावस की 3 रातें, तुम्हारे 3 दोस्त। अगर तुमने दोस्तों की कुर्बानी दी तो मैं 3 अमावस के बाद खुद चली जाऊंगी और तुम्हें शादी के बंधन से मुक्त कर दूंगी। और मैंने मना कर दिया तो जिंदगी भर तुम्हें इस विवाह के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर दुल्हन सो जाती है और रंजन रात भर सोचता रहता है। सुबह होती है तो रंजन दोस्तों से मिलने जाता है। रंजन, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? मुझे तुम तीनों से जरूरी बात करनी है। ऐसा कहकर रंजन तीनों दोस्तों को सारी हकीकत बता देता है। रंजन की बात सुनकर दोस्त चौंक जाते हैं। तुम ही बताओ यारो, अब मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर रंजन, हम तुम्हें इस विवाह से मुक्त करने के लिए तैयार हैं। आज अमावस की रात है, पहली कुर्बानी मैं दूंगा। रात होती है, कुंदन रंजन के घर पहुंच जाता है। भाभी कहाँ है रंजन? वो कमरे में है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। रुक कुंदन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक से गले तो मिल लूं। दोनों दोस्त रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। खुद को संभाल रंजन, आता हूँ मैं। कुंदन कमरे में चला जाता है। दुल्हन कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वापस जाना चाहते हो? नहीं, मेरे साथ जो करना है करो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दुल्हन भयंकर भूतनी बन जाती है और कुंदन को खा जाती है। ठीक इसी प्रकार दुल्हन कैलाश और रमेश को भी खा जाती है। तीनों को तो निकल गई, अब मुझे भी निकल जा। मुझे इस विवाह से नहीं, इस संसार से मुक्त कर दे। अब मैं जी कर क्या करूंगा? धैर्य रखो, पूर्णिमा की रात सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही जाती है। आसमान में चांद खिल उठता है। बताओ, क्या बताना चाहती हो? पूछोगे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? अब पूछ कर क्या फायदा? मेरे दोस्त थोड़ी वापस आने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। 100 साल पहले की बात है। मनोहर नाम का मेरा प्रेमी था। मैं उससे बहुत प्रेम करती थी। एक रात मनोहर और मेरी शादी हो गई। वो अमावस की रात थी। शादी होने के बाद मुझे मनोहर का असली चेहरा मालूम हुआ। मनोहर और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर मुझ पर अत्याचार किए और फिर मुझे मार डाला। लेकिन मरने के बाद मैंने बदला लेना चाहा तो मनोहर और उसके तीनों दोस्त आग से जलकर पहले ही मर गए थे। मैं बदले की आग में 100 साल से जलती रही, पर आग कम ना हुई। फिर क्या हुआ? फिर मुझे तुम मिले, तुम्हारे तीनों दोस्त मिले और मैंने निश्चय किया कि मैं तुम सबको खत्म करके अपने बदले की आग शांत करूंगी। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया और शादी भी। तुमने मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया। अब बचा मैं। मुझे भी मार दो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। नहीं रंजन, तुम्हारे दोस्तों को मारने के बाद मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे दोस्त देवता थे, तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे भी मार दो। मैं अकेला नहीं जी सकता। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ रंजन। क्या तुम जा रही हो? मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे तीनों दोस्त तुम्हें लौटा कर जा रहे हैं। मेरे बदले की आग अब शांत हो चुकी है।
अब मुझे किसी से बदला नहीं लेना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रंजन। अलविदा, अलविदा। ऐसा कहकर दुल्हन गायब हो जाती है। तभी रंजन को आवाज आती है, अरे रंजन, कहाँ हो तुम? रंजन बाहर आता है तो देखता है कि तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। रंजन भागता हुआ जाता है और तीनों से लिपट लिपट कर रोने लगता है।